नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सरगम और आपका खैर मकदम है द बायोग्राफी फाइल्स चैनल में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान की कलम इतनी पुरअसर कैसे हो जाती है कि उसके लिखे हुए अल्फाज दशकों बाद भी लोगों के दिलों में धड़कते रहें। शायद इसीलिए कि कुछ अल्फाज सिर्फ कागज़ पर नहीं लिखे जाते, वे ज़िंदगी से निकलते हैं। कुछ गीतों में मोहब्बत होती है, कुछ में दोस्ती, कुछ में वतन की मिट्टी की खुशबू, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनके पीछे किसी शायर का अपना दर्द छिपा होता है। आज की कहानी ऐसे ही एक फनकार की है, एक ऐसे इंसान जिसने बचपन में ज़िंदगी का बेहद खौफनाक दौर देखा, जिसने अपने परिवार को बिखरते देखा, जिसने नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की, नौकरी की, मुंबई में संघर्ष किया और फिर अपनी कलम से ऐसे नगमे लिखे जिन्हें हिंदुस्तान ने अपनी यादों का हिस्सा बना लिया। नाम था गुलशन कुमार मेहता, मगर दुनिया उन्हें प्यार से जानती है गुलशन बावरा के नाम से। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में। एक ऐसा गीतकार जिसकी शख्सियत में शरारत थी, अंदाज में बेफिक्री थी और दिल में ज़िंदगी के लिए एक अजीब सी मोहब्बत। गुलशन बावरा एक ऐसा शायर जिसने अपने जख्मों को नगमों में बदल दिया। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन पे हो रहा है वो तो होना ही था। 12 अप्रैल सन 1937 को शेखुपुरा में गुलशन कुमार मेहता का जन्म हुआ। उस समय यह इलाका ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और आज पाकिस्तान में है। कि जी मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। साकी वाले दिन मैं जन्मा था। कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए। उनका बचपन एक सामान्य और खुशहाल परिवार में बीत रहा था। छोटा सा गुलशन भी दूसरे बच्चों की तरह अपने भविष्य के सपने देखता था। उसे क्या मालूम था कि हिंदुस्तान के इतिहास में आने वाला एक तूफान उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और वो तूफान था सन 1947 का भारत पाक बंटवारा। वो बचपन जिसे कभी भुलाया नहीं जा सका। आज हम विभाजन की बातें इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन गुलशन ने उस इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा था। चारों तरफ अफरा तफरी थी, लोग अपना घर बार छोड़ रहे थे, रिश्ते बिछड़ रहे थे, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी। गुलशन के परिवार पर भी इस त्रासदी की गहरी मार पड़ी। बचपन में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और अपने भाई के साथ किसी तरह उस भयावह दौर से निकलकर भारत पहुंचे। जरा सोचिए दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और खेलों की दुनिया में रहते हैं, उस उम्र में गुलशन ने बिछड़ने, खौफ और बेबसी का मतलब समझ लिया था। उनके भीतर एक ऐसा जख्म बन गया था जो शायद पूरी जिंदगी उनके साथ रहा, लेकिन यही जख्म आगे चलकर उनकी कलम में एक अजीब संवेदना बनकर उतरने वाला था। जिंदगी ने छीना बहुत, मगर हौसला नहीं छीन पाई। भारत आने के बाद जिंदगी फिर से शुरू करनी थी। न घर वैसा रहा, न पुरानी दुनिया, न बचपन की वो बेफिक्री। जयपुर में बड़ी बहन ने भाई की देखभाल की और बाद में गुलशन की जिंदगी दिल्ली की तरफ बढ़ी। लेकिन एक बात उनके भीतर अब भी जिंदा थी, कुछ बनने की चाह। कभी कभी हालात इंसान से उसका सब कुछ छीन लेते हैं, मगर अगर दिल में कोई ख्वाब जिंदा रह जाए तो वही इंसान को दोबारा खड़ा कर देता है। गुलशन के पास भी एक ख्वाब था, शब्दों की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का। गुलशन का रुझान बचपन से ही कविता और तुकबंदी की तरफ था। शब्द उन्हें आकर्षित करते थे। उनकी माँ धार्मिक स्वभाव की थी और उनके साथ भजन कीर्तन में जाने का अवसर भी उन्हें मिलता था। धीरे धीरे गुलशन ने शब्दों के असर को समझना शुरू किया। किसी अल्फाज में कितनी मिठास हो सकती है, एक छोटी सी पंक्ति किसी के दिल में कितनी देर तक रह सकती है, और एक गीत कैसे किसी अनकहे जज्बात को जुबान दे सकता है। शायद यहीं से एक गीतकार का जन्म हो रहा था।
पढ़ाई पूरी करने के बाद गुलशन के मन में फिल्मी दुनिया में जाने की ख्वाहिश और मजबूत होती गई, मगर ख्वाबों से पेट नहीं भरता है, घर की जिम्मेदारियां भी थी। इसलिए उन्होंने रेलवे में नौकरी की। कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई, वहां उन्होंने क्लर्क के तौर पर काम किया। फिर सन 1955 में उनकी पोस्टिंग मुंबई हो गई और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। एक तरफ सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया का जुनून। दिन में रेलवे की नौकरी करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए जद्दोजहद करते। मसलन स्टूडियो के चक्कर, कभी किसी संगीतकार से मुलाकात, कभी किसी निर्माता से उम्मीद, कभी किसी गीत को सुनाने का मौका और कई बार सिर्फ इंतजार। लेकिन गुलशन के कदम पीछे नहीं हटे। बम्बई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बम्बई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ। यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई एक मालगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। ये लाइनें उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर ली और इस पर एक कविता बना डाली। और बाद में उन्होंने मनोज कुमार को इसे दिखाया, जो उन दिनों संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये शब्द बहुत पसंद आए। उन्होंने सोच लिया था कि जब कभी भी वो फिल्म बनाएंगे तो इस गीत का इस्तेमाल जरूर करेंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मुंबई उस समय भी सपनों की नगरी थी, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। बड़े बड़े गीतकार पहले से मौजूद थे। शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी जैसे नामों के बीच एक नए शख्स के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। गुलशन जानते थे कि उन्हें भीड़ से अलग सुनाई देना है। उनकी कोशिश थी कि उनके गीतों में ऐसी भाषा हो जिसे आम आदमी समझ सके, उनके अल्फाज में बनावट कम हो, दिल की सच्चाई ज़्यादा हो। अब इस कहानी का एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। गुलशन कुमार मेहता आगे चलकर गुलशन बावरा कैसे बने। फिल्मी दुनिया में उनके शुरुआती दौर में उनके रंगीन कपड़े, अलग अंदाज और थोड़े बेपरवाह मिजाज को देखकर एक वितरक शांति भाई पटेल ने उन्हें मजाक मजाक में बावरा कह दिया। अच्छा चलिए, ये किस्सा हम सीधा बावरा साहब के मुंह से ही सुन लेते हैं। बात यूं है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था। तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे कि गीत लिखा चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जा। तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला एक तीसरा गाना लिखना था भजन। तो उसने उसको बोला कि ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसने ये दोनों गाने लिखे। तो बोले ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है, तो ये क्या लिखेगा, ये तो पिक पॉकेट सा पॉकेट मार सा लग बावरा। तो उस फिल्म में शैलेंद्र और हसरत के भी गीत थे। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिलके चले थे। तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं कि ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे हैं। तो बोले अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा। ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया। फिल्मों में उन्हें शुरुआती मौके मिले। उनकी कलम ने धीरे धीरे फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू की। लेकिन वो दौर आसान नहीं था। एक गीतकार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या उसके शब्द लोगों के दिल तक पहुंच पाएंगे।
गुलशन बावरा की खूबी यह थी कि वो मुश्किल शब्दों के पीछे नहीं भागते थे। उनकी भाषा में आम जिंदगी की गर्माहट थी। वो ऐसे लिखते थे जैसे कोई अपना इंसान सामने बैठकर दिल की बात कर रहा हो। तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। नाम सुनने में थोड़ा अजीब था, मगर गुलशन ने इसे बुरा नहीं माना, बल्कि यही नाम उनकी पहचान बन गया। फिर बावरा नाम में भी कभी शरारत थी, वही आगे चलकर हिंदी सिनेमा के एक मशहूर गीतकार की पहचान बन गया। गुलशन कुमार मेहता से गुलशन बावरा बनने का यह किस्सा भी उनके व्यक्तित्व की तरह अनोखा था। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और यही सादगी आगे चलकर उनकी पहचान बनी। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीर जी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा, जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था मैं क्या जानूं। साल था 1967। मनोज कुमार ने फिल्म बनाई उपकार, और गीत था मेरे देश की धरती सोना उगले। मतलब ये वही गीत था जो कभी मनोज कुमार को गुलशन बावरा ने दिया था। आपको याद होगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मनोज कुमार ने गुलशन बावरा की लिखी वो लाइनें अपने पास रख ली थी, और मनोज कुमार को इस गीत के बारे में याद था। इसके संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। ये गीत रिलीज हुआ और देखते ही देखते हिंदुस्तान की आवाज़ बन गया। सोचिए दोस्तों, जिस बच्चे ने बंटवारे की वजह से अपना बचपन खोया था, उसी इंसान ने आगे चलकर उस मिट्टी के लिए गीत लिखा जिसे वो अपना देश कहता था। गीत में खेत हैं, किसान है, धरती है, पसीना है और वतन से मोहब्बत है। यह सिर्फ देशभक्ति का गीत नहीं था, यह उस इंसान की तरफ से अपनी मिट्टी को सलाम था जिसने खुद विस्थापन का दर्द झेला था। उनकी कलम को पहली बड़ी पहचान मिल चुकी थी। फिर आया फिल्म जंजीर का दौर। अमिताभ बच्चन के करियर को नई दिशा देने वाली इस फिल्म में गुलशन बावरा ने एक ऐसा गीत लिखा जो आज भी दोस्ती का पर्याय माना जाता है। इस गीत में उन्होंने दोस्ती का फलसफा हमको समझाया। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है। सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस गाने सॉन्ग यारी है ईमान मेरा के लिए गुलशन कुमार को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। क्या खूबसूरत ख्याल है, दोस्त को सिर्फ दोस्त नहीं कहा, उसे जिंदगी कहा, और दोस्ती को सिर्फ रिश्ता नहीं माना, उसे ईमान का दर्जा दे दिया। इस गीत ने गुलशन बावरा की कलम की एक और खूबी सामने रखी। वो साधारण भावना को भी ऐसे अल्फाज दे सकते थे कि वो यादगार बन जाए। गुलशन बावरा का रिश्ता संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ भी बेहद यादगार रहा। आर.डी. बर्मन का संगीत प्रयोगधर्मी था। वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे, नई धुनें, नई लय, युवाओं की बदलती पसंद, और दूसरी तरफ गुलशन बावरा की सरल, चुलबुली और जिंदगी से जुड़ी भाषा। आर.डी. बर्मन के साथ गुलशन बावरा ने सुरों की नई दुनिया में जमकर एक से एक खूबसूरत गीत दिए। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है, तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तो फैलाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। आर.डी. बर्मन से उनकी गहरी दोस्ती थी। चलिए एक गीत कैसे बना इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम यानी राहुल देव बर्मन का फोन उनके पास आया। फोन पर राहुल देव बर्मन ने गुलशन बावरा को एक धुन दी। धुन कुछ ऐसी थी, चाबू चाबू चिया चिया, चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा कि ये क्या है, इस पर मैं क्या लिखूं? तो पंचम ने कहा तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर आता हूँ। दरवाज़ा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू। वो गुलशन बावरा को प्यार से गुल्लू कहते थे। तो राहुल देव ने कहा कि गीत क्या है, धुन क्या है, तू समझ गया गुल्लू, अब जल्दी से लिख दे गाना गुल्लू। वो गाना था ये।
ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। दोनों की रचनात्मक साझेदारी ने कई लोकप्रिय गीतों को जन्म दिया। उनके गीतों में प्रेम भी था, शरारत भी, जवानी भी और एक बेफिक्र सा अंदाज भी। गुलशन बावरा ने जहाँ कुछ बड़े ही संवेदनशील गाने लिखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ बड़े ही मस्ती भरे गाने भी लिखे। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। गुलशन बावरा ने इस तरह के सुरीले और मजेदार गाने दिए फिल्म संसार को। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा, ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। बदलते दौर में साल 1995 की फिल्म हकीकत के लिए उन्होंने अपना आखिरी गीत दिया, पपियां झपियां पाले हम। पपियां झपियां पाले हम, अखियों के पेंच लड़ा ले हम, दिल में है खलबली ओ मेरी चुलबुली, खुल के जिले आज हम अलिपा। उनका यह गीत बहुत मकबूल हुआ। बदलते वक्त के साथ उन्होंने अपनी गीत लिखने की शैली को थोड़ा बदल कर यह गाना लिखा। हालांकि उन्होंने अपने शब्दों की मर्यादाओं के साथ समझौता नहीं किया। यह उनका आखिरी गीत कहा जाता है। लेकिन उनके सबसे मज़ेदार गाने तो वही हैं जो 70 और 80 के दशक में उन्होंने दिए, जैसे झूठा कहीं फिल्म का ये गाना। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जंजीर फिल्म का गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, इस गाने का भी एक दिलचस्प किस्सा है। यह गीत फिल्म में अमिताभ बच्चन मतलब विजय और जया बच्चन माला के बीच बढ़ते प्रेम को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। फिल्म के एक दृश्य में सड़क पर कलाकारों की टोली ये गीत गाती है और विजय माला उस गीत में अपनी ही रियल लाइफ की भावनाओं को महसूस करते हैं। और एक रोचक बात, इस गीत की रिकॉर्डिंग सन 1972 में रमज़ान के दौरान मुंबई के फेमस स्टूडियो स्टारदेव में हुई थी। रफ़ी साहब और लता जी को इस गाने के लिए कई टेक देने पड़े थे। गुलशन बावरा की कलम में इतनी कशिश क्यों थी, इस सवाल का जवाब शायद उनकी ज़िंदगी में छिपा था। जिस इंसान ने बचपन में दुख देखा हो, वो खुशियों की कीमत ज़्यादा समझता है। शायद इसीलिए गुलशन बावरा के गीतों में ज़िंदगी में मोहब्बत दिखाई देती है। उनके यहाँ सिर्फ इश्क नहीं था, इश्क की मिठास थी। सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यारी का भरोसा था। सिर्फ देश नहीं था, वतन की मिट्टी की खुशबू थी। और सिर्फ जवानी नहीं थी, जवानी की बेफिक्री थी। गुलशन बावरा ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन उनका असली हुनर कैमरे के सामने नहीं बल्कि कागज़ पर दिखाई देता था। वो जब कलम उठाते थे तो जैसे उनके सामने कोई किरदार बैठ जाता था। फिर वो सोचते थे ये इंसान क्या महसूस कर रहा होगा, वह क्या कहना चाहता होगा, उसके दिल की कौन सी बात शब्दों में नहीं आ पा रही, और फिर वही एहसास गीत बनकर सामने आता। शायद यही वजह है कि उनके गीतों में कहानीपन महसूस होता है। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ यहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। गुलशन बावरा की निजी जिंदगी भी बहुत ज़्यादा दिखावे वाली नहीं थी। उन्होंने अंजू बावरा से विवाह किया। उनका जीवन फिल्मी चमक दमक से अलग अपने अंदाज में चलता था। रंगीन कपड़े पहनना, हंसी मजाक, मिलनसार स्वभाव और अपने आसपास के लोगों के साथ बेफिक्री से रहना, ये सब उनकी शख्सियत का हिस्सा था। उनका बावरा नाम शायद उनके मिजाज पर भी खूब फाँपता था। एक गीतकार जिसने दर्द को मुस्कुराना सिखाया। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की
नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। दोस्तों, गुलशन बावरा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है, उन्होंने दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके पास शिकायत करने की हजार वजहें थीं, मगर उन्होंने शिकायतों की किताब नहीं लिखी, उन्होंने गीत लिखे। जिंदगी ने उन्हें जख्म दिए, लेकिन उन्हें नगमों में बदल दिया। जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीना, उन्होंने बदले में जिंदगी को खूबसूरत अल्फाज दे दिए। यह शायद यही एक सच्चे फनकार की पहचान है। उन्होंने आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। गुलशन कुमार की कलम से निकले कई गीत आज भी पुराने नहीं लगते हैं। मेरे देश की धरती, यारी है ईमान मेरा, तू है वही, आती रहेंगी बहारें, कस्में वादे निभाएंगे हम, दिलबर मेरे, एक मैं और एक तू, अगर तुम ना होते, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम, बच के रहना रे बाबा, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। इन गीतों की खासियत सिर्फ उनकी धुन नहीं है, इसके अल्फाज आज भी जिंदगी के अलग अलग रिश्तों को छूते हैं। कभी दोस्ती, कभी मोहब्बत, कभी वतन और कभी बीते हुए दौर की याद। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। गुलशन बावरा ने फिल्मी दुनिया में लंबा सफर तय किया। करीब 4 दशकों तक उनकी कलम सक्रिय रही। उन्होंने सैकड़ों फिल्मी गीतों की दुनिया को समृद्ध किया। उनकी रचनाएं कई बड़े संगीतकारों और गायकों के साथ सामने आईं, मगर इतने लंबे सफर के बाद भी उनकी सबसे बड़ी पहचान यही रही, वो ऐसे गीतकार थे जिनके शब्द आम आदमी की जुबान बन गए। समय गुजरता रहा, हिंदी सिनेमा का संगीत बदलता गया, नई पीढ़ी के गीतकार आए, नई धुनें आई, लेकिन गुलशन बावरा के गीतों की चमक कम नहीं हुई। फिल्म संसार को इतने बढ़िया गीत देने वाला यह गीतकार 7 अगस्त 2009 को चुपचाप इस दुनिया से चला गया। एक ऐसी कलम खामोश हो गई जिसने जिंदगी के इतने रंगों को शब्द दिए थे। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। लेकिन दोस्तों, गीतकार की जिंदगी का अंत उसके जाने से नहीं होता। जब तक उसके अल्फाज गाए जाते हैं वो जिंदा रहता है। तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम, आजा मेरी बाहों में गुलशन बावरा की कहानी सिर्फ एक गीतकार की जीवनी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने मुसीबत को अपनी पहचान बनने से इनकार कर दिया। बचपन में उसने दर्द सहा, युवावस्था में संघर्ष किया, मुंबई में इंतज़ार देखा, लेकिन हर मोड़ पर उसने अपने ख्वाबों को जिंदा रखा। उनकी ज़िंदगी हमें यह बताती है, अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो ज़रूरी नहीं कि किस्मत भी आपके खिलाफ हो। कभी कभी वही दर्द, वही तन्हाई और वही संघर्ष आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ज़रा उस छोटे से बच्चे की तस्वीर अपने जहन में लाइए। शेखुपुरा का एक छोटा सा बच्चा जिसका बचपन इतिहास के तूफान में कहीं पीछे छूट गया। फिर उसी बच्चे को देखिए जो दिल्ली में पढ़ता है, रेलवे में नौकरी करता है, मुंबई आता है, स्टूडियो के बाहर चक्कर काटता है, इंतज़ार करता है, और फिर एक दिन उसकी कलम से निकलता है, मेरे देश की धरती सोना उगले। फिर वही कलम दोस्ती के लिए लिखती है, यारी है ईमान मेरा, और हिंदुस्तान उसे अपना गीतकार मान लेता है। यही गुलशन बावरा की असली कहानी है। उन्होंने ज़िंदगी से पूछा नहीं कि तुम मुझे इतना दर्द क्यों दे रही हो, उन्होंने ज़िंदगी से कहा कि तुमने जो दिया मैं उसे ही गीत बना दूंगा। और शायद यही वजह है कि गुलशन बावरा आज भी सिर्फ एक नाम नहीं है, वह उन अल्फाज में मौजूद हैं जिन्हें हम कभी देश के लिए गाते हैं, कभी दोस्त के लिए, कभी मोहब्बत में, और कभी यूं ही पुरानी यादों में। कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनके अल्फाज रह जाते हैं, और जब अल्फाज दिल में उतर जाएं तो फनकार कभी पूरी तरह रुखसत नहीं होता,
गुलशन बाबरा भी ऐसे ही फनकार थे। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म संसार को बहुत ही मस्ती भरे और अनमोल गीत देने वाले गीतकार गुलशन बाबरा पर। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? अगर आपको हिंदी सिनेमा, संगीत, शायरी और कलाकारों के ऐसे ही अनसुने अफसाने और दिलचस्प दास्तानों में दिलचस्पी है जिनके बिना भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास अधूरा है, तो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल द बायोग्राफी फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट डालने के लिए प्रेरित करता है। मैं हूं संजय सरगम, आप देख रहे थे द बायोग्राफी फाइल्स। फिर मिलेंगे एक और अजीम फनकार, महान शख्सियत की अनकही और अनसुनी दास्तान के साथ, जहां हम किसी मशहूर नाम के पीछे छिपे उस इंसान को तलाशेंगे जिसकी कहानी शायद आपने कभी ना सुनी हो। धन्यवाद।